नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। हमने पहले भी देखा है कि जो इकोसिस्टम है उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट और एक बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक क्या है? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, और बायोटिक कंपोनेंट में तमाम लिविंग थिंग्स आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट सराउंडिंग। लाइफ को छोड़ के, लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़कर तमाम चीज़ें किसमें आएंगी? एबायोटिक कंपोनेंट में। अब भी जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसमें हमारे पास लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, एयर है। ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं बायोटिक कंपोनेंट को। इट मीन्स जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि उनमें रिप्रोडक्शन, फीडिंग, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये तमाम चीज़ें बायोटिक कंपोनेंट की डिपेंड कर रही है एबायोटिक कंपोनेंट पे। अब ये तमाम कंपोनेंट है एबायोटिक कंपोनेंट, लाइक लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, एयर, ये तमाम चीज़ें ऐसे सेपरेट यूनिट काम नहीं करती, बल्कि ये तमाम एक इंटरेक्टिंग मैनर में काम करते हैं, कनेक्शन की तरह काम करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज लाइट, मोस्ट वाइटल फैक्टर, विदाउट इट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। सोर्स ऑफ एनर्जी भी है फॉर एवरी इकोसिस्टम। मेजर सोर्स क्या है लाइट का? सन। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि जो लाइट है वो सन से आ रही है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो मेजर सोर्स है इकोसिस्टम में एनर्जी का वो क्या है? सन। किस फॉर्म में आ रही है? हीट की फॉर्म में भी आ रही है और लाइट की फॉर्म में भी आ रही है। अच्छा, एनर्जी जब हमारे इकोसिस्टम में ट्रांसफ़र होगी तो उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। जैसे कि लाइट एनर्जी है, कन्वर्ट हो सकती है केमिकल एनर्जी में, कन्वर्ट हो सकती है हीट एनर्जी में। तो फॉर्म डिफरेंट हो सकती है एनर्जी की, लेकिन उसका फ्लो कंटिन्यू रहेगा। सो अब सन से एनर्जी आ रही है, प्लांट उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है लाइट की फॉर्म में, प्लांट क्या करता है? उस लाइट एनर्जी को यूज़ करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बनाता है। अब ये जो केमिकल एनर्जी है वो स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा कि प्लांट में सन से जो एनर्जी आ रही है वो स्टोर है एज अ फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल। प्लांट या तो उसको यूज़ कर लेगा, या फिर क्या होगा कि जो डिफरेंट और ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक ह्यूमन बीइंग या कोई हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म जब उस प्लांट को यूज़ करेगा एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये जो एनर्जी प्लांट में स्टोर थी एज अ केमिकल एनर्जी, एज अ फूड मटेरियल, ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी प्लांट से उस ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरह से होता है फ्लो एनर्जी का इकोसिस्टम में। फॉर्म चेंज होंगी लेकिन इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र कंटिन्यू रहता है। अच्छा, या तो ये हो सकता है कि इसको कोई एनिमल यूज़ कर ले एज अ फूड मटेरियल, या फिर क्या होगा कि ये प्लांट खुद डेड हो जाएगा और दोबारा से डिकम्पोज होगा और किसका पार्ट बन जाएगा? इन्वायरमेंट का। इन द एंड क्या होगा कि इस एनिमल की भी डेथ होगी और ये भी डिकम्पोज होगा। अच्छा, अब इसमें जो एनर्जी थी वो भी फिर किसका पार्ट बन जाएगी? इन्वायरमेंट का। तो इस तरह जो भी एनर्जी हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, जो भी एनर्जी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से ले रहा है, वो इन द एंड दोबारा से इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाती है। इस चीज़ को भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जितनी भी लाइट एनर्जी सन से आ रही है वो तमाम तो प्लांट यूज़ नहीं कर रहा, तो उसका कुछ पार्ट प्लांट यूज़ कर रहा है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। जबकि जो बाकी एनर्जी है वो मेंटेन रखती है टेम्परेचर अर्थ का एटमॉस्फेयर। इसके अलावा लाइट ज़रूरी है विजन के लिए, इसके अलावा और भी प्रोसेस के लिए लाइक फ्लावरिंग ऑफ सर्टेन प्लांट। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन बींग्स। तो एक और बात समझ लो कि सनलाइट में कोई विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सनलाइट आ रही है तो यहाँ पे विटामिन डी आ रहा है, नहीं, बल्कि होता क्या है कि ह्यूमन स्किन में एक कंपाउंड प्रेजेंट है ए। ये कंपाउंड विटामिन डी बनाएगा आगे जाकर, लेकिन अभी ये विटामिन डी नहीं बना सकता। इसको पहले कंपाउंड बी में कन्वर्ट होना है, देन ये आगे जाके विटामिन डी बनाएगा। तो ये जो कन्वर्जन है ना फ्रॉम ए टू बी, इसके लिए ज़रूरी है सनलाइट। तो सनलाइट में कोई विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये विटामिन डी की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेकिंग विटामिन डी इन ह्यूमन बीइंग। सो नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट है टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है जो कि इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है।
अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं, लाइक माउंटेन रीजन्स में चले जाएं, वहाँ पर टेम्परेचर लो है, द फ्लोरा एंड फौना चेंजेस अकॉर्डिंगली। फ्लोरा और फौना क्या है? फ्लोरा मीन्स प्लांट लाइफ और फौना मीन्स एनिमल लाइफ। अगर हम किसी स्पेसिफिक जगह के फ्लोरा के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स उस जगह पर जितने भी प्लांट प्रेजेंट हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर हम फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो इट मीन्स जो भी प्लांट पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं डिफरेंट रीजन्स पर, वो तमाम इसमें इंक्लूड होंगे। इसके अलावा अगर हम फौना की बात करें किसी स्पेसिफिक रीजन की, इट मीन्स उस स्पेसिफिक रीजन में कौन से एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो बनाते हैं वहाँ का फौना। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स में जो डिफरेंट एनिमल प्रेजेंट हैं वो तमाम इसमें इंक्लूड होंगे। टेम्परेचर चेंज हो रहा है डे एंड नाइट में, सीज़न टू सीज़न में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एंजाइम एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑल्सो अल्टर्ड विद चेंज इन टेम्परेचर। के जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, क्योंकि एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज पर ही फंक्शनल है। अदरवाइज प्रोटीन इन नेचर है तो प्रोटीन एक्सट्रीम टेम्परेचर पर डी नेचर हो जाता है और नॉन फंक्शनल हो जाता है। इस वजह से जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वह एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर स्टॉप हो जाएगा। एंड इट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि एक्सट्रीम टेम्परेचर पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है। नेक्स्ट है वाटर। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड वाटर। मेजर पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का जो लिक्विड मटेरियल है इनसाइड दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के इनसाइड जो लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज़ साइटोप्लाज्म। दोनों को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर। इसके अलावा यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है कि इसमें जो मैक्सिमम सॉल्यूट्स हैं वो डिज़ोल्व हो सकते हैं, और प्लांट जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करता है वो भी वाटर के थ्रू। जब सॉइल में हम वाटर ऐड करते हैं तो सॉइल में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है लाइक डिफरेंट आयन है, पोटेशियम आयन है, फॉस्फोरस आयन, मैग्नीशियम आयन या नाइट्रेट्स, तो ये सारी चीज़ें उस वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसके बाद जब ये वाटर प्लांट बॉडी में एंटर होता है तो उस वाटर के साथ ही जो डिज़ोल्व इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो भी प्लांट बॉडी में एंटर होते हैं। वेजिटेशन जो है अर्थ पे वो डिपेंडेंट है वाटर पर। दो मेन सोर्सेज हैं वाटर के, रेनफॉल और स्नोफॉल। नेक्स्ट है सॉइल। सिंपल सी डेफिनेशन बताई हुई है कि अर्थ क्रस्ट पर जो पार्टिकल की एक लेयर है, डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स की एक लेयर है, और डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, जिन्हें डिकम्पोज किया है डिकम्पोजर्स ने, जो मेनली होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई या कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो लेयर क्या कहला रही है? सॉइल। द डिकम्पोज डेड एनिमल एंड प्लांट कॉल ह्यूमस। अच्छा, अब सॉइल की वजह से जो लैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमने देखा था कि जहाँ भी सॉल्यूट ज़्यादा होता है वाटर या सॉल्वेंट उसकी तरफ मूव करता है। तो हमारे पास सॉइल में सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसमें जो वाटर है वो उसकी तरफ मूव करेगा। प्लांट की ग्रोथ डिपेंडेंट है सॉइल पे। इसके अलावा जो प्लांट ग्रोथ है वो डिपेंड करती है सॉइल की फर्टिलिटी पे। नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट है हमारे पास एयर। एयर क्या है? गैसेस एनवेलप अराउंड द अर्थ। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है डिफरेंट अमाउंट में। लाइक नाइट्रोजन प्रेजेंट है अबाउट 78%, ऑक्सीजन प्रेजेंट है अबाउट 21%, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। इसके अलावा और भी गैसेस प्रेजेंट है, बट मेजर गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, अभी नाइट्रोजन कहाँ पर यूज़ होती है? नाइट्रोजन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का। प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड। ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। यहाँ पर जो ये अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन यूज़ हुआ है और अमाइनो एसिड से मिलकर ही फिर प्रोटीन बनता है। तो नाइट्रोजन प्रोटीन का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा एज वी ऑल नो कि ऑक्सीजन कहाँ पर यूज़ होती है? रेस्पिरेशन में। और कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए और कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर आइटम कौन सा होता है? कार्बन। वाटर वेपर्स। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो एयर की ह्यूमिडिटी डिसाइड करते हैं। सो ह्यूमिडिटी क्या है कि कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में। ज़्यादा है तो उस एयर की जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा है। अब ये जो ह्यूमिडिटी है ये डिसाइड करती है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस और एवाप्रेशन।
कि किस रेट से ट्रांसपायरेशन होना है और किस रेट से एवापोरेशन होना है। अगर सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो जो ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन क्या होती है, जो प्लांट से वाटर वेपर्स एवापोरेट हो रहे होते हैं, तो ये प्रोसेस फिर स्लो हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स ज़्यादा है। इसी तरह से जो एवापोरेशन का रेट है वो भी स्लो हो जाएगा अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है।